हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर की एजुकेशनल वीडियोस, जिसमें हमारे टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको वीडियोस फॉर्मेट में एक्सप्लेन्ड मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ट्यूशन फीस बचा लो बेटा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके लिए ही काम कर रही है। तो भाई आज क्या पढ़ेंगे? आज जीशान सर के साथ आप पढ़ेंगे क्लास 10th के बच्चे पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन उसमें थे अगर आपको याद हो। अब बाकी के 10 क्वेश्चंस वी विल कवर अप इन दिस पार्ट। 10-11 के आसपास क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, तो सारे क्वेश्चंस अपन इस पार्ट में कवर कर लेंगे। बहुत डिटेल में देखना, एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ एवरी बुक। हर एक बुक की मां है एनसीईआरटी। इससे शुरुआत करो, बाकी कोई भी बुक लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी से। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है ना, बहुत बढ़िया। नहीं देखा है तो गड़बड़ है बेटा, गलत बात है फिर तो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 11 11th सेकंड एक्सरसाइज का ये रहा भाई। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी, ये एपी दी गई है, ठीक है। एपी को कॉपी कर लेते हैं। 3,15। एग्जाम में आप एपी कॉपी मत करना, ठीक है। एग्जाम्स में आप एपी कॉपी करके टाइम वेस्ट मत करना। आप तो डायरेक्ट ये ले लेना। देखो आप ये लिख लेना, अरे डॉट 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 लगाना, मैंने डैश 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 लगा दिया, डॉट डॉट डॉट। आप तो ए और डी निकाल के लिख लिया करो इससे। सर ये क्या है? ये है अपना A1। ये क्या है? सेकेंड टर्म यानी A2। ये क्या है? थर्ड टर्म यानी A3। A4 फोर्थ टर्म है। सर यहां पर फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 3। और कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो कैसे निकलता है बेटा? सेकेंड वाले से उसके पीछे वाला माइनस कर दो। 15 से 3 माइनस कर दो, 12 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 12, ठीक है। चलो ये दोनों चीजें कॉपी करना आप, ये पूरी कॉपी मत करना, एग्जाम्स में बिल्कुल मत करना। फेयर नोटबुक में जब करो अटेम्प्ट तो जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अब ऐसा कौन सा टर्म है, विच टर्म, जब भी विच टर्म आ जाए ना, समझ जाना आपको इसकी जगह ए एन पढ़ना है। इसकी जगह आपको ए एन पढ़ना है। एनथ टर्म अननोन टर्म है, मुझे नहीं पता, तो अपन ने लिख लिया विच टर्म ए एन ऑफ एन एपी विल बी इक्वल टू, ठीक है, विल बी इक्वल टू 130 मोर। 130 मोर का मतलब है 130 ऐड कर दो, 132 ऐड कर दो, ठीक है। किससे 130 मोर है? मोर देन इट्स 54th टर्म ए 54। ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहीं से बन जाएगी। विच टर्म हमें नहीं पता कौन सा टर्म, और अननोन टर्म तो ए एन होता है। ऑफ दिस एपी विल बी मतलब इज या विल बी मतलब इक्वल टू 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है सर, लिख लिया। आगे चलते हैं। ए एन की जगह फिलहाल आप यहीं लिखो। अच्छा फॉर्मूला यहां पर भी लिख सकते हैं, चलो ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 132 प्लस बेटा 54, ए 54 क्या होगा? ए प्लस 53d, है ना। ए प्लस 53d हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। सर यहां भी प्लस का ए है, यहां भी प्लस का ए है, कट हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है भैया? डी 12 है, 12 लिखो, इज इक्वल टू 132 प्लस 53d, 53 इंटू 12। चलो 12 का मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं। 12 इंटू एन 12n, 12 इंटू 1 माइनस का 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 12 3 जा 36 की 6। शॉर्ट तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, पर ठीक है तुम नॉर्मल कैलकुलेशन करो। 36 की 6 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63, 636 इनको ऐड कर दो। 6 और 2 8, 3 3 6 7 68। माइनस का 12 यहां आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा,
और 12n यहां बचेगा, ठीक है, 12n बचा। तो 12n इज इक्वल टू हाउ मच, वी हैव 780, 12n इज इक्वल टू 780, ठीक है, 780 हो जाएगा बेटा ये दोनों ऐड होके, ठीक है सर। n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, 780 अपॉन 12, तो n इज इक्वल टू 12 6 72 बचा 6, 12 5 60, 65, यानी विच टर्म, आंसर हो गया 65th टर्म, खत्म, आंसर हो गया 65th टर्म का आंसर हो गया भैया। क्या आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ सर, 65th टर्म इज अवर आंसर, ठीक है। और डिटेल में बताने तो 65th टर्म कौन सा होगा ये भी बता दो, चलो सर ये भी बता देते हैं। तो a प्लस 64d, ये भी बता दो। a क्या है सर, a है 3 प्लस 64 इंटू d मतलब 12, है ना, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 की 8, 4 कैरी, 12 6 ज़ा 72, 72 और 4 76, और 3 यहां प्लस में चल ही रहा है, 7 68 69 70 71, 771 आंसर है, ये भी आंसर है और आप चाहो तो ये भी आंसर है, दोनों आंसर है बेटा। 65th टर्म, और 65th टर्म ही ऐसा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। और वो कौन सा, क्या टर्म है वो 65th टर्म जो है वो कौन सा टर्म है सर, वो है 771। तो दिस इज ऑल्सो योर आंसर, n इज इक्वल टू 65th एंड दैट इज ऑल्सो योर आंसर। दोनों आंसर कंबाइन करके लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा निखार आएगा आपके सोल्यूशन में, सो इट विल बी फाइन, ठीक है। चलो भाई 11th हो गया, 12th करते हैं। ये रहा 12th क्वेश्चन, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रेड अलर्ट लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन में, रेड अलर्ट लगा दिया मतलब लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपका एमसीक्यू आ जाता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और कई बार आ जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं, चलो अपन हेडिंग डालते हैं AP1 AP2। AP1 एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और दूसरी है AP2, यहां डाल देते हैं AP2, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब है यहां पर सबसे पहले 2 हेडिंग लिखेंगे बेटा अपन, क्या यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म, मैं तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, एग्जाम में आपको कैसा करना है ये आप पे डिपेंड करता। इसका फर्स्ट टर्म A नहीं होगा, अपन A1 लिखेंगे बेटा, ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म अपन A2 लिख लेंगे, या एक काम करो कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लो, इसमें कैपिटल ए ले लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लेते हैं, नहीं तो A2 लिख दूंगा मैं तो तुम सोचोगे सेकंड टर्म लिख दिया मैंने, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस और उसका कॉमन डिफरेंस बेटा दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर इसका D है तो फिर इसका भी छोटा d होगा, क्योंकि पढ़ो ना क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इज सेम, तो इसका कैपिटल D नहीं होगा बेटा, छोटा d ही होगा, ठीक है। 2 APs have same common difference, ठीक है। The difference between their 100th term is 100, इसका 100th टर्म निकालो, इसका 100th टर्म निकालो, और फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, इक्वल टू 100 रख देंगे, ठीक है। चलो देखो इसका 100th टर्म निकालते हैं बेटा, 100th टर्म फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 99d, यही तो होगा, a प्लस 99d, है ना, तो ये a 100 हो गया, ठीक है सर। इसको अपन ऐसे लिख देंगे a 100, 100वां टर्म, ठीक है सर। इसका 100th टर्म निकालो भाई, 100th टर्म इसका होगा a, गौर से सुनना बेटा, a प्लस कैपिटल ए आएगा इसका, क्योंकि कैपिटल ए है, तो a 100 इज इक्वल टू a, कैपिटल ए इसका फर्स्ट टर्म है, a प्लस n माइनस 1d यानी 99d,
n तो इसका 90, n तो इसका 100 है ना, इसका भी 100 है सर। अब उन्होंने ये कहा बेटा कि इसमें ये 100 टर्म है इस सीरीज का और ये 100th टर्म है इस सीरीज का, इनमें जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है, चलो a प्लस 99d और ये वाला 100 टर्म ये है a प्लस 99d और इन दोनों में डिफरेंस मतलब बीच में माइनस लगाएंगे और यहां ब्रैकेट लगाना फिर जरूरी है, इज इक्वल टू 100 दिया गया है बेटा अपन को ये। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं अपन a100, ये फर्स्ट AP का 100 टर्म है, माइनस a100 कैपिटल A100 यानी ये सेकेंड टर्म का सेकेंड AP का 100 टर्म है, इज इक्वल टू 100 दिया है हमें। कंफ्यूज मत होना बेटा, ये गिवन है, दो AP है ना तो दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग है, बस कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोनों के। चलो माइनस का सिंबल खोलते हैं, a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d हो जाएगा इस माइनस की वजह से, सब्ट्रैक्शन के सिंबल की वजह से। बेटा माइनस का 99d प्लस का 99d कट जाएगा, प्लस का 99 माइनस का 99 कट गया। व्हाट डू वी हैव नाउ, हमारे पास आया कैपिटल स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। बेटा इसको जरा ध्यान से पैक करके रख लो, इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है सर। अब वो क्या पूछ रहे हैं बेटा, जल्दी से देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इनके 1000th टर्म निकालो बेटे, इसका 1000th टर्म निकालते हैं। ठीक है, दोनों के 1000th टर्म निकाल के उनका डिफरेंस बताना है। चलो निकालते हैं बेटा। a1000 क्या होगा इसका, स्मॉल a, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a प्लस 1000 माइनस 1 दैट इज 999 इंटू कॉमन डिफरेंस d, तो स्मॉल d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, इसका 1000th टर्म क्या होगा बेटा, इसका 1000th टर्म होगा सर, इसका क्या होगा भाई, कैपिटल A 1000, ये होगा A प्लस A, क्योंकि इसका कैपिटल A है फर्स्ट टर्म, A प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999d, कॉमन डिफरेंस इसका भी d है। अब ध्यान देना, वो पूछ रहे हैं बेटा इसका और इसका, दे आर आस्किंग डिफरेंस। चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखेंगे सर, दे आर आस्किंग A1000 यानी पहली वाली सीरीज का 1000th टर्म माइनस दूसरी वाली सीरीज का 1000th टर्म। ये पहली वाली सीरीज है जिसका फर्स्ट 1000 टर्म होगा ये a प्लस 999d, स्मॉल a प्लस 999d माइनस इसका 1000 टर्म होगा कैपिटल A प्लस 999d, स्मॉल d दोनों में सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d और स्मॉल d ही है। ठीक है, चलो भाई माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस माइनस के चक्कर में अंदर चेंजेस आ जाएंगे, खलबली मच जाएगी। a प्लस 999d माइनस का a, उसके बाद बेटा माइनस प्लस माइनस का 999d, ये निकालना है अपन को वैल्यू। ठीक है बेटा, प्लस का 999a और माइनस का 999d, प्लस का 999d माइनस का 999d कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, बचा सर a माइनस a, और बेटा a माइनस a हमारे पास जो बचा ये हमारा क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, और ये आया हमारे क्वेश्चन का आंसर a माइनस a, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी 100, तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा 100। तो हमारा आंसर हुआ कि इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। अब एक चीज तुम्हें बताऊं, 1000th टर्म हो या 1,00,000th टर्म हो या 500वां टर्म हो या 50,000वां टर्म हो, 500th टर्म हो या 5,00,000th टर्म हो, दोनों का डिफरेंस इस कंडीशन में 100 ही आएगा जो यहां पर 100 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान देना, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है, इसको तो बिना करे ही आप वही मार्क कर दो जो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म दिया 100, वही आंसर आएगा आपका।
चलो जल्दी से देख लो इसको, फिर अपन क्लीन करते हैं इसको, आगे स्टार्ट करते हैं फिर अपन, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो चलो बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 13? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं? देखो, पहले 7 से डिवाइड हो जाते हैं या नहीं, पहले इसको छोड़ो अभी आप। अभी सबसे पहले अपन देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां होते हैं, पहले तो ये देखेंगे। तो सर 3 डिजिट नंबर सबसे पहले शुरू होते हैं 100 से, ठीक है। फिर आता है 101, सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर यही है। फिर 102 एंड इट गोज ऑन। कहां तक चलते हैं सर? ये चलते हैं सर डॉट 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 डॉट, कहां तक? 999 तक, ठीक है। तो ये तो वो नंबर्स आ गए जो 3 डिजिट के होते हैं। अब इनमें से हमें वो सीरीज बनानी है जो हमारे क्वेश्चन को फेवर करे, जो हमारे क्वेश्चन की तरफदारी करे। कौन सी सीरीज? वो नंबर्स चुनो, वो नंबर्स चूज करो, सेलेक्ट करो जो 7 से डिविजिबल हो। शुरू करते हैं ये पता करना कि 7 से कौन कौन डिविजिबल है। 100 है क्या 7 से डिविजिबल? चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे पता किया जाता है। 7 से अपन ने डिवाइड करना शुरू किया। 7 1 जा 7, ये बचा 3, तो 0 को नीचे लाएंगे, तो 7 4 जा 28, ठीक है। ये 2 बचा। अब देखना, मेरी बात सुनना, डिविजिबल तो है नहीं, 2 बच रहा है। बहुत गौर से सुनना, हम इसके पीछे नहीं जा सकते। अगर हम इसके पीछे जा सकते होते तो मैं इस 2 को माइनस करा देता 100 से। मैं कहता बेटा 2 को 100 से माइनस कर दो, 98 आ जाएगा। 98 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाता है। पीछे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर हम पीछे गए तो वो 2 डिजिट के नंबर्स आ जाएंगे, पर हमें पूरा गेम करना है 3 डिजिट नंबर्स में। तो सर पीछे जाना अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब माइनस भी करना अलाउड नहीं है। फिलहाल हम 2 माइनस नहीं कर सकते। क्या करें फिर? अब हमें 2 माइनस नहीं करना है, अब हमें 2 को 7 बनाना है। 7 से डिवाइड कर रहे थे ना सर, अब हम 2 को 7 कैसे बना सकते हैं सर? +5 कर दो, +5 कर दो। और अगर आप इसको 7 बनाने की दौड़ में हो तो +5 करना पड़ेगा। तो +5 एक्चुअली यहां नहीं, +5 यहां करना पड़ेगा। तो पहला नंबर जो आएगा वो आएगा 105, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा इस सीरीज में। समझ में आ गया कंडीशन? ठीक है सर। तो पहला नंबर आया सर हमारा 105, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं 105। अच्छा, दूसरा क्या आएगा? 7 से डिविजिबल है, मतलब इसमें 7 7 7 7 बढ़ता जाएगा। तो सर इसमें 7 ऐड करो तो 112 आ जाएगा, फिर 7 ऐड करो 119 आ जाएगा। है ना? समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर, बिल्कुल आ रही है। डॉट डॉट डॉट। अब सर आखिरी और पता चल जाए कि 3 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा है जो लास्ट हो और 7 से डिविजिबल हो। चलो पता करते हैं। हमें अब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसे बेटा? 999 को। जी हां, सॉरी, 999 को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो बेटा 999 डिवाइड करते हैं अपन 999 को, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा बेटा? 2। 9 को नीचे उतारो, 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा? 1। 9 को फिर नीचे उतारो, 7 2 जा 14, कितना बचा बेटा? 5। अब रुक जाओ, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 999 पूरी तरह से 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है सर। अब क्या करें? देखना, गौर से सुनना बेटा। अब हम 999 के आगे नहीं जा सकते, नहीं तो 4 डिजिट हो जाएगा। आगे अगर मैं जाने की बात करूं तो तुम याद करो, मैं अगर 5 में 2 ऐड कर दूं तो 7 बन जाएगा। तो 2 इसमें ऐड करूंगा तो फिर यहां भी ऐड करना पड़ेगा, और जैसे इसमें 2 ऐड करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा 1001, ये बन जाएगा।
है ना, 1001 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहां आगे नहीं बढ़ सकते, यहां प्लस नहीं कर पाएंगे, यहां आगे नहीं बढ़ सकते, यहां आप पीछे आ सकते हो, यहां आप पीछे आ सकते हो कि पीछे वाले नंबर्स ले सकते हो। और पीछे आने के लिए अब आपको 5 माइनस कर देना है 999 से। 999 से आप 5 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 994 मिलेगा। तो 994 3 डिजिट का लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन 994। अब ये आई अपनी असली सीरीज, ये है असली और अच्छी सीरीज जो हमें हमारे क्वेश्चन के लिए चाहिए थी। और मेन काम यही होता बेटा, सीरीज को ढूंढ पाना। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं ये कितने नंबर्स हैं, कितने हैं ये नंबर्स जो 7 से डिविजिबल होते हैं, 3 डिजिट वाले हैं। तो सर ये क्या है, ये A1 है या A कह सकते हो आप फर्स्ट टर्म, ये सर A2 है सेकंड टर्म, ये सर A3 है, फिर A4 A5 A6 A7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, सर ये क्या है, अगर मुझे पता चल जाए कि ये है क्या, यानी इसका n क्या है, तो मुझे ये पता चल जाएगा सर कि इस सीरीज में जो 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर्स हैं, इसमें कितने नंबर्स हैं। क्योंकि ये आखिरी बंदा है, इसका रोल नंबर पता चल जाएगा तो इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं ये पता चल जाएगा, है ना। अगर मुझे इसका रोल नंबर पता चल जाए कि भाई इसका रोल नंबर क्या है, और रोल नंबर मतलब n, है ना, ये लास्ट बच्चा है क्लास का, अगर मुझे इसका n पता चल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस पूरी क्लास में कितने बच्चे बैठे। और अपन को यही पता करना है कि इस सीरीज में कितने टोटल नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले। चलो पता कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया a क्या है, a है फर्स्ट टर्म यानी 105, और कॉमन डिफरेंस जो d है वो सेकंड वाले से आप इसको माइनस कर दो, 7 आ जाएगा ना, वो तो 7 ही आएगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो 7 आ जाएगा। अब हमें an का फॉर्मूला याद है, होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। an की जगह भाई 994 लिखो, इसी को तो ट्रीटमेंट देना है, स्पेशल ट्रीटमेंट, इसकी जगह 994 दे दो। a है बेटा अपना 105, a है 105 प्लस n माइनस 1, n निकालना है बेटा, और d क्या है, d अपना 7 चल रहा है क्योंकि 7 का मल्टीपल्स है, दिस माइनस दिस 7, दिस माइनस दिस 7। ठीक है, चलो भाई 105 को यहां लाओ, 99 नहीं यार, इसको एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, अभी मत लाओ, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 इंटू एन बेटा 7n, 7 इंटू 1 माइनस का 7। ठीक है, 105 में से 7 को माइनस करोगे 98 आएगा, सही बात है सर। 994 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 98 प्लस 7n। 98 को यहां लाओ, 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। ठीक है, तो 4 बचेगा 896 इज इक्वल टू 7n। तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, आंसर आया 128। यानी कि बेटा जो 994 है वो 128th टर्म है भाई, इसका रोल नंबर है 128। ये 128th टर्म है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 128 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो इस टोटल इसका लास्ट का रोल नंबर हमने पता कर लिया, 128 रोल नंबर मतलब n, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, अपना आंसर हो गया 128 टोटल नंबर्स आर देयर, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर देयर, जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। बात समझ में आ गई।
जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, बोर्ड्स में बहुत आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बेटा। ये मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब है 4, 8, 12, 16, और अच्छे से बताऊं तो मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब हो गया वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है भाई, ओके सर। चलो तो अभी अपन शुरू करते हैं आगे का काम। बिटवीन 10 एंड 250, ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 और 20 250 के बीच में आते हो और 4 से डिविजिबल हो, 4 के मल्टीपल हो, मतलब 4 से डिविजिबल हो। तो सर ऐसे कितने नंबर्स हैं? पहले तो हम एक जनरल टेबल बनाते हैं। जनरल टेबल का मतलब है वैसे नंबर्स जो इसके बीच में आते हो। तो 10 और 250 के बीच में आते हैं 11, बीच में बिटवीन की बात हो रही है, 10 और 250 इंक्लूड नहीं कर पाओगे तुम, तो 11 आएगा, हाँ 12 आएगा, हाँ 13, 14, 15 ऐसा चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएगा बेटा? 250 नहीं आएगा, 250 के पहले वाला आ सकता है 249। सही बात है, यस सर। अब इसमें से हमें वो नंबर्स चूज करना है जो हमारी सीरीज, हमारे क्वेश्चन को फेवर करते हो। फेवर मतलब हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 4 का मल्टीपल, मतलब 4 से डिविजिबल वाले। उठा लो भाई, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, ये है सर, ये है। तो अब अपना पहला टर्म अपनी सीरीज में आएगा 12। अब आप 4 जोड़ते जाओ तो 16 आ जाएगा, 4 जोड़ते जाओ 20 आ जाएगा, एंड दिस विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन। और लास्ट नंबर बेटा ये नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जी हाँ, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 249 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, वैसे 248 आएगा, देख लो। तो 4 6 20, 4 बचा बेटा 0, 9 को नीचे उतारेंगे, 4 2 8 बचा 1। इस 1 को आपको 249 से माइनस करना पड़ेगा। आप इसमें प्लस का 3 नहीं कर सकते। प्लस 3 मैं कब करवाता हूं बेटा? जब शुरू का नंबर ढूंढूं, ये ढूंढने पे जब बात आती है तब प्लस करवाता हूं, अभी नहीं। जब लास्ट वाले से बात की जाए, लास्ट बोले तो पीछे से कौन सा नंबर आएगा तब आप माइनस करोगे 1। ये रिमाइंडर माइनस कर दो 249 से, तो क्या आएगा सर? 248। ये आखिरी मेंबर आ गया इस फैमिली का, और ये आखिरी मेंबर जो आया इसका रोल नंबर पता कर लो। और अगर इसका रोल नंबर पता कर लिया तो पता चल जाएगा कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे, बस यही तो पता करना है अपन को। ठीक है, तो सर जल्दी से शुरू करते हैं अपन। ये क्या है सर? ये है अपना A1 या A, ये है सर अपना A2, ये है सर अपना A3। सर ये और पता चल जाए, बस इसका रोल नंबर पता चल जाए, इसका N क्या है, बस गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि पूरी क्लास में फर्स्ट बच्चा कौन है? फर्स्ट रोल नंबर 12, सेकंड रोल नंबर 16, थर्ड रोल नंबर 20, ऐसे चलते चलते आखिरी रोल नंबर किसका है? 248 का है। भैया 248 का क्या रोल नंबर है, यही तो पता लगाना है। अगर ये पता लगा लिया तो अपन को पता चल जाएगा इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सर। चलिए, हाँ ए क्या है सर? ए है फर्स्ट टर्म है अपना 12। ये नहीं है बेटा, ये सीरीज खत्म हो गई, अब ये है मेन सीरीज। ए है अपना 12, कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, दिस माइनस दिस कर लेना 4 आ जाएगा। और ए एन का फॉर्मूला है बेटा ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, ए एन की जगह हमें ये लिखना है, ये ड्रैकुला जैसा दिख रहा है जो 248 इज इक्वल टू ए यानी 12 प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1D की जगह 4, डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 को, मतलब तो 248 इज इक्वल टू, यार एक काम करो, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, अच्छे से सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, 4 बेटा 12 को यहाँ लाओ, 248 से माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1
इंटू 4, ये माइनस कर दोगे 236 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 को यहाँ लाओ, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा। 236 के पास n माइनस 1 इंटू 4 में से 4 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ आएगा, प्लस 1 हो जाएगा 60, n इज इक्वल टू 60। इस ड्रैकुला की जो रोल नंबर आया वो आया 60, मतलब ये ड्रैकुला जो है 248, ये बेटा 60वां टर्म है, ये A60 है, 60th टर्म, मतलब इसका रोल नंबर है 60। और आखिरी बच्चे का रोल नंबर अगर 60 है तो इस पूरी क्लास में कितने बच्चे हुए? 60 बच्चे, यानी 60 टर्म्स। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स? 60 मल्टीपल्स। तो आंसर क्या लिखोगे दोस्त? आप आंसर लिखना 60 मल्टीपल्स। आंसर जरूर लिखना बेटा, 60 मल्टीपल्स। ठीक है, चलो भाई हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 भी डन है, जल्दी से इसको समझ लो, कर लो और आगे बढ़ लें फिर अपन इसको। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो बेटा, आगे बढ़े। शुड वी मूव ऑन? स्क्रीनशॉट लेते जाना हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन 14 डन, क्लियर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, आर द nth टर्म ऑफ एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। दो एपीज दी हैं, दो एपी हैं अपने पास। ठीक है, चलो एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2। ठीक, चलो एपी 1 है बेटा 63 से शुरू हो रही, 63, 65, 67। बहुत आसान है बेटा ये क्वेश्चन तो आ जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाए आप लोगों की, चांद चांद हो जाएगी बेटा, चांदी चांदी हो जाएगी आपकी। अच्छा, नेक्स्ट एपी क्या है? ये है 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n अपन को निकालना है। क्या कंडीशन दी है? n हमें निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। nth टर्म आर इक्वल, इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। मेरी बात सुनो, अपन निकालते हैं an फॉर AP1, फॉर AP1, फर्स्ट एपी के लिए निकालते हैं nth टर्म। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला वही होगा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a क्या है सर? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट वाली एपी में a है 63 प्लस n माइनस 1, n तो अपन को पता ही नहीं है, d 65 से जब आप 3 माइनस करोगे, यहां लिख लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं अपन का, यहां a होगा 63 और कॉमन डिफरेंस d होगा अपना, यहां इस वाली के लिए 65 माइनस 63 2 होगा। अच्छा, इसके लिए भी लिख लेते हैं, ये होगा अपना, इसके लिए a होगा अपना 3 और इस वाली के लिए d होगा 10 माइनस 3 मतलब 7, इसके लिए d होगा 7। ठीक है, ओके। ये होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2, 63 में से माइनस 2 करोगे 61 आएगा, प्लस 2n। ये आया nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, चलिए सर nth टर्म nth टर्म फॉर सेकेंड एपी, फॉर AP2। ठीक है, ये निकालते हैं सर। ठीक है, चलो फॉर्मूला वही है भाई, a प्लस n माइनस 1d है ना, a प्लस ब्रैकेट, ये सेकेंड सीरीज के लिए काम चल रहा है बेटा। सेकेंड सीरीज में a जो है फर्स्ट टर्म है वो 3 है, n माइनस 1 और d 7 है बेटा, कॉमन डिफरेंस 7 है। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 7 इंटू n 7n, 7 इंटू 1 माइनस का 7, ये आया दोस्त
7n 3 और -7 माइनस का 4, ये आया अपना nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। इन्होंने पता क्या कंडीशन दी है, इन्होंने कंडीशन दी है कि ये दोनों nth टर्म जो आए दोनों सीरीज के वो इक्वल हैं। गिवन, क्या गिवन है? गिवन है nth टर्म, an लिखता हूं, nth टर्म तो बहुत लंबा हो जाएगा, an फॉर AP1 इक्वल होगी किसके? an यानी nth टर्म फॉर AP2 ठीक है, ये कंडीशन हमें दी गई है बेटा। दिस कंडीशन इज गिवन टू अस, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, बस अब कुछ नहीं करना है बेटा, अपन निकाल चुके, अपन मेजॉरिटी पार्ट कर चुके हैं। चलो देखो, an फॉर AP1, पहली AP का an 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इक्वल है an सेकेंड AP का, an है 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, 2n 7n के पास भेज दो, 4 इधर ला दो, 61 के पास 4 आके प्लस का हो जाएगा, 7n के पास 2n उधर जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, ये हो गया 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n, 5 इधर आएगा, डिवाइड कर देगा, 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आई 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n की वैल्यू आ गई बेटा 13, ठीक है, n की वैल्यू आ गई 13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n जो वो बोल रहे थे। अब तुम रख के देख लो, देखो n की वैल्यू रखो इसमें 61 प्लस, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो मैं करना नहीं है, मैं तो क्रॉस चेक कर रहा हूं, 13 रखो, 2 इंटू 13 26, ऐड करते हैं इसको, 6 7 8 87, ये 87 आया, ठीक है, देखो ये भी 87 आएगा ये वाला, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 माइनस 4, 91 से 4 गया 87 आया, देखो मैच कर गया ना, देखो 87 मैच कर गया, ये दोनों इक्वल हैं n की वैल्यू 13 के लिए, तो बस आंसर आ गया, इसको इरेज कर दो, ये तो वेरिफिकेशन के लिए अपन ने लिख लिया था, ठीक है। चलो भाई सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप आराम से आगे कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, कुछ क्वेश्चंस और बचे, करते हैं उन्हें। ये रहा 16वां क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं बेटा क्या है। डिटरमाइन दी एपी, आपको पूरी एपी बनानी है, और जब एपी बनानी हो तो समझ जाना, शुरू के 3 या 4 टर्म्स लिख दो, दे आर मोर देन इनफ। एपी यानी कि आपको बनानी है A1, A2, A3, A4 एंड डॉट 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 लिख देना, डॉट डॉट डॉट। अब A1 तो A होता है फर्स्ट टर्म, A2 होता है A प्लस D, तो A और D दोनों चाहिए अपन को, अगर A और D आ गए तो ये AP आ जाएगी। चलो, whose थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म है 16, A3 अपन को दिया गया है 16, ठीक है, इज इक्वल टू 16, A3 के नीचे इसका एक्सपेंशन कर दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। आगे कुछ और दिया है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स, ओके, 7th टर्म एक्सीड्स A7। एक्सीड जहां आ गया है तो तुम इक्वल टू लिख देना, होता नहीं है उसका मतलब इक्वल टू, उसका मतलब नहीं होता इक्वल टू, तुम लिख देना बस। A7 एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, 5th टर्म बाय 12 मतलब प्लस का 12 कर दो बस, एक्सीड में प्लस 12 हो जाता है, ये बाय 12 मतलब प्लस 12। चलो यहां पर भी ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा। ये होगा बेटा A प्लस 6D इज इक्वल टू, ये होगा A प्लस 4D प्लस का 12, ठीक है, डन सर। जल्दी से काटा पीटी करो, LHS में भी प्लस का A, RHS में भी प्लस का A, क्या बचा भाई, 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12, 4D को यहां लाओ, 6D माइनस का 4D हो जाएगा, इज इक्वल टू 12।
2d इज इक्वल टू 12, 2d आ जाएगा, है ना, 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, d इज इक्वल टू 12/2, 6 आया, d6 आ गया। अब a कैसे लाया जाए, d और a ही तो है मेन गेम प्लेयर, बहुत आसान है। इसको ये दूसरी इक्वेशन जो a3 वाली बनी थी इसमें पुट कर दो, तो सर a प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 इज इक्वल टू 16, 2 6 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, 12 आगे जाएगा RHS में माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 4 आया। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, यहां लिख लो बेटा, a आ गया अपना 4 और कॉमन डिफरेंस d आ गया बेटा अपना, वी हैव कॉमन डिफरेंस 6। ठीक है, अब निकालना क्या है, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालो भैया। तो एपी कैसे निकली जाएगी, पहले बता चुका हूं मैं एपी निकालने का तरीका। एपी में 4 टर्म्स निकाल लो, a, फिर a2, a3, a4, चौथा निकालो या ना निकालो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 3 तो निकाल ही लेना। a4 है सर, तो पहला टर्म तो 4 आ गया। a2 होता है सर a प्लस डी, a3 होता है सर a प्लस 2d, है ना, एक d कम हो जाता, बस एक। a4 होगा a प्लस 4 में से एक कम कर दो 3d। ठीक है, चलो, तो a4 है, d6 है, दोनों को ऐड कर दो कि 10 आ जाएगा। ठीक है, a4 है, d6 है, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 16 आ गया बेटा। ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 आएगा। बस एपी आ गई, एपी को बढ़िया अपनी सुंदर राइटिंग में लिख देना, एपी इज इक्वल टू 4 10 16 22, 4 10 16 22, दिस इज आंसर। लेकिन बस इसके आगे डॉट 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 जरूर लगा देना, गलत हो जाएगा नहीं तो, 3 डॉट जरूर लगानी है, ठीक है, नहीं तो आप गलत आंसर, डॉट लगाने की वजह से गलत हो जाएगा, ना लगाने की वजह से। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ये रहा 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, अगर आपने ध्यान से सारे सेशन देखे ना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट, 20वां टर्म पीछे से, पीछे से बोले तो लास्ट टर्म से। ठीक है, देखना, 2 चीजें फिर बता रहा हूं जो मैंने तब भी लिखी थी, अब फिर से लिख रहा हूं। देखो, बहुत गौर से सुनना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, शुरू से। ठीक है बेटा, इसको अपन डिनोट करते हैं ए एन से, वी कॉल इट एज ए एन, और इसका फॉर्मूला होता ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें nth टर्म फ्रॉम लास्ट, वहीं अगर हम बात करें nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट या एंडिंग, लास्ट या एंडिंग मतलब सीरीज के पीछे से, लास्ट या फिर एंड। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ए एन नहीं लिखते इसको, ध्यान देना जरा, है nth टर्म पर ये ए एन नहीं है, ये शुरू से नहीं है, फ्रॉम बिगिनिंग नहीं है। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा एल एन से, एल स्टैंड्स फॉर लास्ट, एन स्टैंड्स फॉर nth टर्म। nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता एल माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। एल मतलब लास्ट वाला टर्म, ये चलता है इसमें। ठीक है, चलो करें क्या, चलो सीरीज देखते हैं अपन, सीरीज कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, सीरीज ये है बेटा 3 8 13, 3 8 13 3 डॉट दे दी, और फिर लास्ट वाला टर्म दे दिया हमको, क्या लास्ट वाला टर्म दे दिया 253। बेटा इसमें ए का कोई काम नहीं होता, फर्स्ट टर्म का कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना है, 8 में से 3 माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बेटा 8 - 3 यानी 5। ठीक है,
और लास्ट टर्म ये है बेटा, लास्ट में जो बैठा है एल बोलेंगे अपन इसको, ए एन भी बोल सकते हैं, पर इस फॉर्मूले में हमें एल बोलना पड़ेगा। इसको हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, हमें एल 20 निकालना है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 20 ले लो, क्योंकि यहां 20 है तो यहां भी 20 होगा। एल क्या है, एल है 253 माइनस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू डी मतलब 5। ठीक है, 253 माइनस 95 158 आंसर। 158 है बेटा आंसर। लास्ट से 20th टर्म, पीछे से लास्ट से एंडिंग से 20वां टर्म जो होगा 158 होगा। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया, बिल्कुल सही है, नो वरीज। क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कह रहा हूं यार, सॉरी, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है, प्लस लगा दो। किसका प्लस, 4th टर्म और 8th टर्म, हिंदी में बोले तो चौथा टर्म और 8वां टर्म, है ना। 4th टर्म होगा A4 और 8वां टर्म होगा A8, 8th टर्म इस 24 इक्वल टू 24 लिख दो। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, A4 क्या होगा बेटा, A प्लस एन माइनस 1D मतलब A प्लस 3D प्लस A8 क्या होगा बेटा, A प्लस एन माइनस 1D, एन की जगह 8 है तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A हो गया सर, 3D और 7D बेटा 10D हो गया, इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा A और यहां बचेगा 5D, है ना, 5 2 5 10 होता ना, 5 बचेगा, 2 तो बाहर भाग गया, इज इक्वल टू 24। 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के वहां जाके डिवाइड करेगा बेटा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 जो कि अपन को 12 दे देगा। तो यहां से इक्वेशन आती है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और इस इक्वेशन को हम कर लेंगे बेटा हाईलाइट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डन, आगे चलते हैं सर। अब आगे पढ़ते हैं एंड, एंड के बाद एंड। द सम ऑफ, अगेन सम, ठीक है, फिर से प्लस लगाऊं, किसका, 6th and 10th टर्म, 6 यानी A6, 10 यानी A10, ठीक है, इज 44 इक्वल टू 44 लगा दो, सम इनका 44 है। ठीक है, ओके, चलो यही काम यहां करेंगे भाई, ये जो इतना काम किया यहां पर भी वही काम करना है। A प्लस 5D, A10, A10, A10 होगा A प्लस 9D, ठीक है, A प्लस 9D होगा ये A10 इज इक्वल टू 44। A और A प्लस में है तो 2A हो जाएगा, प्लस 5D और 9D प्लस हो जाएंगे दोनों तो 14D हो गया इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब 2 यहां से भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 7D कैसे बचा, अरे भाई यहां से 2 उठाओगे तो 7D ही तो बचेगा, 2 वहां जाएगा, यहां ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड करेगा। A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2 22 आएगा। ये बना बेटा अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सब इक्वेशंस को रहने दूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। चलो इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर दो, कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन लेते हैं बेटा, ठीक है, चलो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है,
प्लस का ए और प्लस का ए, इसको माइनस का कर दो, ये माइनस का ए हो गया, ये माइनस का 7d हो गया, और ये माइनस का 22 हो गया। प्लस का ए माइनस का ए कट हो गया, 5d और माइनस का 7d बेटा माइनस का 2d हो गया, इक्वल 12 और माइनस 22 माइनस का 10 हो गया। माइनस माइनस कट गए, 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10/2, d आया बेटा 5, d आ गया 5, कॉमन डिफरेंस 5 आया। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस 5 आया तो d की वैल्यू 5 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। इसमें रख देते हैं ऊपर वाली में, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इसमें रख दो बेटा d की वैल्यू, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25, हाँ 25 इज इक्वल टू 12, 25 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो बेटा माइनस का 13 आया, a आया माइनस का 13, दैट इज माइनस का 13। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लूं, माइनस का 2d माइनस का 10 5, ठीक है, d 5 आया, 5 5 जा 25 माइनस 13, सही है। तो a आ गया बेटा माइनस का 13, यहां लिख लेते हैं, और d आ गया बेटा 5। ठीक है, ओके चलो, हमसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। एपी का पहला टर्म होता है a, दूसरा टर्म होता है a2, तीसरा टर्म होता है a3। a होता है आप सभी को पता है माइनस 13 है, यही होगा। a2 होगा बेटा a प्लस 1d, है ना, यानी माइनस 13 प्लस 5, तो ये कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा ना। हाँ सर, ये आया माइनस का 8, और a3 होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की जगह माइनस 13 लिखो, प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 इंटू 5 लिखो, माइनस का 3 आएगा ये। तो सर अपने आंसर्स आए माइनस 13 ये फर्स्ट टर्म, माइनस 8 सेकेंड टर्म, माइनस 3 थर्ड टर्म, डॉट 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 मत लगाना क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 टर्म्स पूछे, तो ये अपने आंसर्स आ गए। द 3 टर्म्स, द स्टार्टिंग, द बिगिनिंग 3 टर्म्स ऑफ एपीआर दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 2 और बचे बच्चों, फाइनली 2 और बचे हैं, कर लेंगे खत्म, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और करते हैं। ओके, 18th डन, 19 20 पे चलते हैं सर। ये है 19th, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ऐसे क्वेश्चंस एपी से बहुत आते हैं बेटा एग्जाम में, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे। ठीक है, चलो, सुब्बा राव जी ने 1995 में काम करना शुरू किया विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। देखो 19, अरे भाई इतना डार्क नहीं, देखो 1995 में सुब्बा राव जी की जो सैलरी थी, एनुअल सैलरी की बात हो रही है, वो थी ₹5000। ठीक है सर, हर साल उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 200 रुपए एवरी ईयर। मतलब अगर सुब्बा राव जी 1996 मतलब 1996 की बात करें, 1996 में जब वो जॉब करेंगे 1 साल के बाद, तो उनकी इंक्रीज हो, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उनकी सैलरी सर अब पहले 5000 रुपए थी, अब हर 1 साल जंप करते करते उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ती जाएगी, मतलब 5200 रुपीज बढ़ जाएगी, 5200 हो जाएगी। अगर सुब्बा राव जी 1997 की बात करें कि भैया 1997 में सुब्बा राव जी की क्या सैलरी होगी 1 साल की, तो पिछली वाली सैलरी में फिर 200 रुपए बढ़ जाएगा, यानी 5400, 5400 रुपए, 5400 रुपीज हो जाएगी। यही प्रोसेस बेटा आगे सुब्बा राव जी के साथ चलता जाएगा। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? सुब्बा राव जी की जो सैलरी 7000 होगी वो कौन से साल में होगी? बहुत आंसर इजी है,
सुनते जाना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना बेटा। पहली चीज 5000, दूसरी चीज सेकेंड टर्म 5200, तीसरी चीज 5400, ठीक है, डन, यस सर। ऐसे चलते चलते उन्हें 7000 पे पहुंचना है सैलरी, यहां आना है 7000। अब ये 7000 उनकी कौन से ईयर में सैलरी होगी ये बताना है अपन को, इजीली बता देंगे। पहले तो कितने साल लग रहे हैं 7000 में पहुंचने में ये पता चलना चाहिए। यहां से देखो, यहां से यहां आने में उनको 1 साल लग गया, यहां से आने में 2 साल लग गए, यहां से आने में 3 साल लग गए, ऐसे करते करते 7000 वो कितने सालों में पहुंच रहे हैं ये पता लगाना है अपन को, ठीक है। चलो तो सर ये हुई हमारा A1 दैट इज फर्स्ट टर्म, ये हुआ सर हमारा A2 यानी सेकेंड टर्म, ये हुआ सर हमारा A3 यानी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये क्या हुआ सर हमें ये नहीं पता, AN मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस से AN मान लेते हैं, ठीक, ओके सर। अब AN ये क्या है सर, देखते हैं कितना ये N क्या है इसका, देखते हैं, चलो ठीक है। तो A इज इक्वल टू 5000 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस इससे इसको माइनस करोगे तो आपको पता ही है 200 रुपए आएगा। D इज इक्वल टू 200 रुपीज, 200। AN जो है बेटा उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, N माइनस 1D, ठीक है। AN की जगह अपन लिखेंगे 7000, A की जगह वी विल राइट 5000 प्लस N निकालना है N माइनस 1 और D की जगह वी विल राइट 200। 5000 को यहां भेजो, माइनस हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बेटा कितना आएगा 2000, N माइनस 1 इंटू 200, तो ये 2000 आ गया। अब ये 2000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 200, इस 200 को यहां लाओ, डिवाइड करेगा, 2000 को 200 डिवाइड करेगा बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, N माइनस 1 इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा, ठीक है, N माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो सर N माइनस 1 इज इक्वल टू 10, माइनस 1 यहां जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, N इज इक्वल टू 11। 11 साल लग गए बेटा उन्हें 11 ईयर्स लग रहे हैं, 11 साल, मतलब 1995 से उनको प्लस 11 और कर दो, 1995 जो साल थी, 1995 से 11 साल और लगेंगे उन्हें, तब जाके 7000 रुपए पर ईयर उनकी सैलरी पहुंच पाएगी, दैट इज इन ईयर 2006। समझे बात को, नहीं समझे, मतलब 1995, गौर से देखना, थोड़ा सा अपन टेक्निकल कैलकुलेशन करते हैं, टेक्निकल कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस में करनी चाहिए, एक बार करके देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। देखो 5200 एक साल बाद हो गई, ठीक है, 5400, 5600, 5800, 5800 के बाद 6000 हो गई 5 साल में। मैं फिर करता हूं, एक साल के बाद हो गई 5200, दूसरे साल में हो गई 5400, 5600, 5800, 6000। फिर इसके बाद गौर से सुनना, 6200, 6400, 6600, ठीक है, 6000, 6200, 6400, 6600, अरे फिर से करना पड़ेगा, 5000 से 5200, 5400, 5600, 5800 और 6000, 6200, 6400, 6600, 6800 और 6800 और 7000, यानी 10 साल का गैप, समझे, यानी 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005 में होगी। अब तुम कहोगे सर आंसर तो 2006 आ रहा, आंसर तो 2006 आ रहा। देखो अब तुम्हें एक बढ़िया सी टेक्निकल कैलकुलेशन बताता हूं, सुनना, और देखते हैं अपना आंसर एक्चुअली 2005 कैसे आ रहा। 5 सुनना, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है, देखना थोड़ी सी टेबल बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं। 2006 सुनो,
सुपर स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। 1995 में इनकी सैलरी है 5000, ठीक है। फिर 1995 से 1996 में 200 रुपये और बढ़ गई, फिर 200 रुपये और बढ़ गई, फिर 200 रुपये और बढ़ गई, फिर 200 रुपये और बढ़ गई। गलत नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों मैं आप लोगों को कैलकुलेशन, ये टेक्निकल कैलकुलेशन करा रहा हूं, ताकि आपको आंसर पुख्ता मिले, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 6400, 6600, 6800 और 7000। देखो 1995 के बाद 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। 2005 में भाई साहब इनकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपये पर ईयर। करेक्ट आंसर इज 2005 रुपीज। अब कैसे? माई क्वेश्चन इज हाउ। यहां तो आंसर 2006 आ रहा। बताओ कंफ्यूजन, बताओ। बताता हूं। इंक्रीमेंट काउंट करना है। 5000 रुपए जो सैलरी थी वो तो सेम है ना, वो तो फर्स्ट ईयर में आपकी सेम रहेगी, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट करना है बेटा अपन को, ठीक है। तो बात जब होगी कि भैया कौन से ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, कौन से ईयर में, तब तो आप बोलोगे कि 2006 या 2005, तब तो आप 2005 वाले ही बोल दो। लेकिन इन्हें समय कितना लगा? समय इनको लगेगा 11 साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपने जो n इज इक्वल टू 11 आया, वो तो आप बोलोगे n इज इक्वल टू 11, कि 11 साल के बाद इनकी इनकम 7000 रुपए होगी। तो एक स्टेटमेंट लिखना, आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स his income, his annual income will reach इस क्वेश्चन पे बहुत विवाद हुआ है बेटा, ध्यान रखना। will reach ₹7,000, will reach ₹7,000, ठीक है। इनकी एनुअल इनकम 7000 रुपए 11 साल के बाद हो जाएगी। क्वेश्चन में ये देते हैं, आप ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अच्छा, आप एनसीईआरटी की बुक में अगर आप आंसर भी मैच करोगे तो आंसर वो ईयर नहीं लिख के देते हैं, वो शायद 11 साल ही लिख के देंगे, आफ्टर 11 ईयर्स ये लिख कर देंगे। इनको पूछना चाहिए आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हिज इनकम विल रीच 7000 रुपीज, ठीक है। अगर तुम एक प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे फिंगर्स पे, या जो मैंने इधर करी थी, तो उसके हिसाब से 2005 आ रहा। लेकिन 11 साल जब अपन 1995 में ऐड करेंगे तो 2006 आ रहा। तो ये कंफ्यूजन तुम्हें बहुत दिक्कत दे सकती है आगे, इसलिए तुम आंसर लिखना आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है, ये आंसर लिखना। चलो इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। रामकली जी का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं। Ramkali saved ₹5 in the first week of year and then increased her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n. Easy है। देखो रामकली जी ने फर्स्ट वीक में सेव करे ₹5, ठीक है। फिर सेकेंड वीक में जब उनने सेविंग करी तो उनकी सेविंग बढ़ गई 1.75 रुपीज, मतलब 5 नहीं, अब इसमें 1.75 रुपीज और बढ़ गई इनकी नेक्स्ट वीक की सेविंग, तो 6.75 हो जाएगी। 5 प्लस 1.75 तो 6.75 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों फिर से जब बढ़ेगी, जब फिर से बढ़ेगी तो मतलब अब थर्ड वीक में रामकली जी की जो सैलरी नहीं सेविंग बढ़ जाएगी, वो 1.75 इसमें फिर से बढ़ जाएगी, यानी 8.5 हो जाएगा, 8.50 ऐसे चलती जाएगी, 1.75 75 75 75 चलती जाएगी। और एक टाइम आया कि उन्होंने अपनी सेविंग्स पहुंचा ली 20.75 पर वीक, और ये वो बोल रहे हैं कि ये nth वीक है, ये वो कह रहे हैं nth वीक है। वो कह रहे पता लगाओ ये कौन सा वीक है।
दे आर सेइंग nth वीक है, पता लगाओ ये कौन सा वीक है। इजी है यार, n निकालना है। ये क्या है सर, ये है अपना a यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 लिखना था यार, a इज इक्वल टू 5 लिखना है, a इज इक्वल टू 5, मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस, तो वो 1.75 ही आएगा, ठीक है। 1.75 nth वीक यानी an है बेटा, ये दिस इज an, टेंशन नहीं लो, इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब तो समझ गए होगे कि ये an है और इसका n निकालना है। तो सर an इज इक्वल टू 20.75 लिखते हैं, 20.75, और बेटा यहां an का फॉर्मूला है ना। चलो सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं इसको। a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। a क्या है सर, a है 5, ये 5 लिखो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी अपना 1.75 है, मल्टीप्लाई में बेटा ये इज इक्वल टू 20.75। 20.75 के पास इस 5 को भेज दो, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। जब तुम इसमें से 5 माइनस करोगे बेटा तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, डिवाइड इससे तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो वैसे डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 से 5 माइनस कर दोगे 15.75 आएगा। क्या आएगा, 15.75, ठीक है। 1.75 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल हैव एक्चुअली 1575 अपॉन 175। इनको 25 की टेबल से अपन कट कर देते हैं, ठीक है। 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, 25 7 जा 175, ठीक है, और 7 9 जा, ये 9 आया एक्चुअली, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, माइनस 1 वहां गया, 10 हो जाएगा बेटा, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो आंसर आया आफ्टर 10 वीक्स, है ना। तो वो पूछ रहा है फाइंड n की वैल्यू निकाल ली 10, खत्म। nth वीक यानी 10th वीक, अपन तो n की वैल्यू लिख देंगे, n इज इक्वल टू 10, दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से देख लो बेटा, वी विल कवर अप दिस नाउ, इसको खत्म करते हैं अपन फिर जल्दी से, ठीक है। चल, सो फाइनली हमने एक्सरसाइज 2B कंप्लीट कर ली है, 2B नहीं 2B कंप्लीट कर ली है, और इसको हटाते हैं, और बेटा यहां पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख लिए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि एग्जाम्स में एनसीईआरटी से जरूर आता है, और काफी हद तक आता है। अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ एग्जाम आपका पर क्वेश्चंस जो कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड्स में, वो एनसीईआरटी से ही लेते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी दोस्त, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना क्लास, अपने सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है, और फिर चैप्टर। आपके सामने उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस आ जाएंगे इन प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट, अच्छे से सीक्वेंस में फॉर्मेट में आपको लगे हुए मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में। आप बढ़िया से उसको देखो और पढ़ाई शुरू करो, और पढ़ाई करके अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू करो, है ना। इसी दौरान अगर आपको नीड होती है नोट्स की, तो नोट्स की तो नीड देखो एक्चुअली होती है, क्योंकि एट द टाइम एक टाइम जरूर आता है जब बच्चा सोचता है कि मेरे बनाए हुए नोट्स ज्यादा बेटर नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से बेस्ट नोट्स की आवश्यकता है। और ऐसी आवश्यकता अगर आ जाए, ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए, तो बढ़िया तरीके से आप आइए हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, या हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। दोनों जगह आपको ये वाला फॉर्मेट ही दिख रहा है ना, आपको ब्लिंकिंग एरिया, ये एरिया जो ब्लिंक होता रहेगा, आप समझ जाओगे कि हाँ ये ग्रैब ई नोट्स नाम की सेक्शन जो आ रहा है ना, इधर क्लिक करना, और आप आराम से
उस पेज पर ट्रांसफर कर दिए जाओगे जहां से आप आराम से ये नोट्स ले सकते हो। तो देरी किस बात की है, नोट्स भी ट्राई कर लो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इन योर एग्जाम्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।